गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं डॉक्टर शशि बाला तिवारी, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, डीएवी पीजी कॉलेज सिवान। आज हम लोग 600 से लेकर 1200 ईस्वी के बीच इंडिया के इकोनॉमी कैसी थी, यहाँ का इकोनॉमिक लाइफ कैसा था, इसकी चर्चा करेंगे, इसको डिस्कस करेंगे। अब इस इकोनॉमी में या इकोनॉमिक लाइफ में यहाँ का लैंड ग्रांट सिस्टम, एग्रेरियन एक्सपेंशन, चेंजेज इन लैंड टेन्योर, अर्बन सेंटर्स, ट्रेड एंड ट्रेड नेटवर्क, इंटरनेशनल ट्रेड, करेंसीज, साउथ ईस्ट एशिया एंड वेस्ट के साथ इसका व्यापारिक रिलेशन, क्राफ्ट, गिल्ड, इन सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ की इकोनॉमिक लाइफ को देखते हैं, यहाँ के इकोनॉमी को देखते हैं, और इकोनॉमी में सबसे पहले एग्रीकल्चर को देखते हैं। इस समय को हम लोग अर्ली मीडिएवल पीरियड भी कहते हैं। मतलब भारतीय इतिहास में 600 से लेकर 1200 ईस्वी के बीच का जो पीरियड है, इसको हम लोग पूर्व मध्यकाल या अर्ली मीडिएवल पीरियड भी कहते हैं। इस समय अरब यात्रियों के विवरण से ज्ञात होता है कि इस समय कृषि की दृष्टि से भारत जो था उन्नत था, समुन्नत अवस्था में था। खनन एवं दस्तकारी का कार्य भी पूर्ववत बना रहा। तत्कालीन समाज में कुछ आर्थिक विषमता देखी जा सकती है। जैसे एक ओर जैसे अधिकारी वर्ग, मंत्री, सामंत, उच्च वर्ग के लोग बहुत ही विलासितापूर्ण जीवन यापन कर रहे थे, तो दूसरी ओर सामान्य जनमानस आर्थिक कठिनाइयों से भी जूझ रहा था। उस समय उच्च वर्ग चीन से आयात किए हुए रेशमी वस्त्रों को धारण करता था। जब ये घर से बाहर निकलते थे तो इनके पीछे इनके नौकरों का जमघट चलता था। इस श्रेणी में धनिक व्यापारिक वर्ग भी पीछे नहीं रहा। गुजरात के वास्तुपाल एवं तेजपाल नामक मंत्री उस समय के सर्वाधिक धनी व्यापारी थे। इस व्यापारी वर्ग के पास आलीशान महल, हाथी, घोड़े एवं अन्य विलासितापूर्ण जीवन यापन की जो सामग्री होती है उसकी कमी नहीं थी, वो भरपूर मात्रा में था। लेकिन जो सामान्य जनमानस था उसका आर्थिक जो कंडीशन था वो संतोषप्रद नहीं कह सकते हैं। जैसे कलहड़ की राज तरंगिणी ने दोनों वर्गों की विषमता को स्पष्ट रूप से लिखा है। स्पष्ट रूप से उसकी जानकारी मिलती है हमको कलहड़ की राज तरंगिणी से कि दोनों ही वर्ग में कितना डिफरेंसेस था। और इस विषमता का मुख्य कारण था कि जो सामान्य जनता थी वो टैक्स के बोझ से लदी हुई थी। जैसे कृषकों को तालाब कर, चारागाह कर, जो प्रोडक्शन था उसका 1/6 भाग कर के रूप में देना पड़ता था। और इन करों के अतिरिक्त जमींदार वर्ग उन पर अन्य कर भी लाद सकते थे। तत्कालीन साहित्य का अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि जो राजपूत सरदार मृतक व्यक्तियों के संबंधियों से कफन का भी कर वसूल करते थे। यही नहीं, सामंत वर्ग गांव जला देते थे, बलपूर्वक कृषकों के पशुओं का अपहरण कर लेते थे। इन सारी परिस्थितियों ने सामाजिक स्थिति पर प्रभाव डाला और अधिकांश कृषक धीरे धीरे चोर लुटेरे बनते चले गए और इससे अराजकता का वातावरण भी उत्पन्न हुआ। जहाँ तक ट्रेड एंड कॉमर्स की बात है तो 7वीं या 6ठी शताब्दी से लेकर 10वीं शताब्दी तक का जो समय है उसको हम व्यापारिक दृष्टि से विपन्नता का समय कह सकते हैं। इस समय उत्तर भारत में जहाँ नगरों और नगरीय जीवन का पतन हो रहा था, उस काल के पहले के अनुपात में व्यापार और वाणिज्य के क्षेत्र में भी अवरोध उत्पन्न हुआ। और इस अवरोध के कई कारण थे। जैसे पश्चिम में रोमन साम्राज्य का पतन, ईरानी साम्राज्य का पतन, जो इंटरनल ट्रांसपोर्टेशन था उसका भी सिचुएशन अच्छा नहीं था, सामंतवादी व्यवस्था, श्रेणियों की नाजुक स्थिति, साहित्य का प्रभाव इत्यादि ऐसे कारण थे। लेकिन इतना सब कुछ होते हुए भी जो भारत का व्यापारिक संबंध था वो अरब, साउथ ईस्ट एशिया और चीन के साथ इस समय भी बना रहा। अरब के साथ उसका व्यापारिक संबंध इस समय बढ़ा। अरब लेखक
खरदाद बेह ने के अनुसार भारत से चंदन की लकड़ी, कपूर, लौंग, हाथी दांत, गरम मसाले, नारियल, कपड़ा, नील इत्यादि निर्यात होता था। अन्य अरब यात्रियों ने भी लिखा है कि यहाँ से काली मिर्च, इलायची, इत्र इत्यादि निर्यात किया जाता था। पश्चिमी देशों से भारत को घोड़े, शराब, सोना चांदी निर्यात किया जाता था। अरब समुद्र प्रेमी थे, इसलिए उनका भारत के साथ व्यापार समुद्र मार्ग से ही अधिक हुआ। अरब के साथ व्यापार का प्रभाव मालवा एवं गुजरात पर भी पड़ा। ये दोनों नगर व्यापारिक केंद्र बन गए और गुजरात में चंपानेर और अकिलेश्वर नामक 2 नगरों की स्थापना हुई। इस समय भारत का व्यापार साउथ ईस्ट एशिया के साथ भी बढ़ा और ये एशिया के साथ जो व्यापार हुआ उसके भी कई सारे कारण थे, जैसे यहाँ की भौगोलिक स्थिति। भारतीय साहित्य में दक्षिण पूर्वी एशिया की जो भौगोलिक स्थिति है उसका संपूर्ण वर्णन मिलता है। हरिश्चंद्र की बृहत कथा कोश इसका स्पष्ट उदाहरण है। भारतीय व्यापारी क्योंकि दक्षिण पूर्वी एशिया की भौगोलिक स्थिति से भारतीय साहित्य को पढ़कर पूर्णतः अवगत हो गए थे, इसलिए दक्षिण पूर्वी एशिया में उनका व्यापार को जो द्वार था वो खुला रहा। बहुत से भारतीय व्यापारी दक्षिण पूर्वी एशिया जाकर वहां बस गए थे और उन्होंने वहां ही अपने वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए और वे भारत से पूर्ण परिचित थे और उनका लगाव भी था, इसलिए उनके जो प्रयासों से यहाँ का व्यापारिक जो संबंध था वो बढ़े, वो गहरा हुआ व्यापारिक संबंध। दक्षिण पूर्वी एशिया में भारतीय संस्कृति के प्रचार और प्रसार ने व्यापारिक मार्ग खोले। बौद्ध और हिंदू धर्म के जो प्रचारक वहां गए, उनके द्वारा प्रसारित की गई भारतीय संस्कृति से प्रभावित होकर वहां के निवासियों ने भारतीय संस्कृति का समादर किया और उनकी निष्ठा भारत के प्रति बढ़ी। इसका स्पष्ट प्रमाण है जावा में बोरोबुदुर के बौद्ध मंदिर और अंकोर वाट के हिंदू मंदिर। दक्षिण पूर्वी एशिया से भारत गरम मसाले आयात करता था क्योंकि विदेशों में इसकी बहुत मांग थी और भारत के लिए अपने यहाँ से मांग को पूर्ण कर पाना संभव नहीं था। दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ भारत के बढ़ते व्यापारिक संबंधों ने चीन के साथ भारत के व्यापार को प्रोत्साहित किया। चीन के साथ भारत का व्यापार स्थल मार्ग से इस कारण संभव नहीं हुआ क्योंकि स्थल मार्ग की स्थिति चीन के दृष्टिकोण से तुर्क अरब और चीनियों के बीच संघर्ष के कारण संतोषप्रद नहीं था। अल मसूदी के वृत्तांत के अनुसार कैंटन का बंदरगाह भारत और चीन के बीच व्यापार का चीनी अड्डा था। चीन से होने वाले व्यापार से भारत को इतना लाभ था कि बंगाल के पाल शासकों तथा दक्षिण भारत के चोल और पल्लव शासकों ने अपने व्यापारिक दूत चीन भेजे थे। वास्तव में चीन में होने वाले जो कुतुबनुमा के आविष्कार ने इसमें और भी गति प्रदान की, इससे व्यापार में सुविधा हुई। इस कारण संपूर्ण विवरण से स्पष्ट हो जाता है कि भारत का जो व्यापार था इस युग में जहां रोम और ईरानी साम्राज्य से कम हुआ, वहीं दक्षिण पूर्वी एशिया और चीन से बढ़ा, किंतु यह पूर्व युगों के अनुपात में संतोषप्रद नहीं कहा जा सकता है। अगले लेक्चर में हम लोग श्रेणी और निगम की चर्चा करेंगे कि गिल्ड और निगम का जो सिस्टम था वो कैसे काम कर रहा था इस पीरियड में। ओके, थैंक यू।